Very good morning, all of you. Myself, Mamta Gudeshwar, working as a clinical dietitian in SVP Hospital and done my master's in MSc in Foods and Nutrition and 11 plus years of experience. Uh, Today we are talk about the role of nutrition to get a healthy heart. कि हम अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या रोल है हमारे न्यूट्रिशन का, उसके लिए हम देखेंगे। तो सबसे पहले डिजीज़ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस हाँ मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे हार्ट डिजीज़ जो होते हैं मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है अक्यूट एंड सेकंड इज़ क्रोनिक। अक्यूट जो होता है इट मीन्स जो सडनली होता है ना। कभी हार्ट अटैक हुआ, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट हो गया, है ना। जो सडनली हार्ट अटैक होता है इट मीन्स वो सडनली हुआ। और सेकंड है क्रोनिक, जो लंबे टाइम से चलता आता है, डेवलप होता जाता है, जैसे कि एसवीडी है, सीडीवीडी है ना। सिंगल वेसल डिजीज़ है, डबल वेसल डिजीज़ है, ट्रिपल वेसल डिजीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि जो जितने भी है ना, हम जो फैट का हमारा इंटेक जब ज़्यादा होता है तो हमारे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हमारे आर्टरीज में जमा होना शुरू हो जाता है, जब वो जमा होता है तो उसमें क्या होता है कि ब्लॉकेजेस होना शुरू हो जाते हैं, प्लग फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो सिंगल वेसल डिजीज़ माने सिंगल वेसल्स को वो ब्लॉक करता है सबसे पहले, फिर धीरे धीरे वो डबल वेसल्स को भी ब्लॉक करना शुरू कर देता है, ट्रिपल वेसल्स को। ये बेसिकली हम एंजियोग्राफी के थ्रू डॉक्टर्स लोग पता करते हैं कि कौन सा डिजीज़ है वो कितने टाइम से चला आ रहा है, और दूसरा लिपिड प्रोफाइल करके भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कैसे माना उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल कैसा है। अगर वो हाई होता है तो डेफिनेटली वो ब्लॉकेजेस तो उनके कहीं ना कहीं है ही। और जैसे कि देखो पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरीके से आर्टरीज दिखाई गई है हार्ट में, और किस तरीके से ब्लड क्लॉट्स होता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल उसे बाइंड होकर के कैसे वो ब्लॉकेजेस करता है। और जो हमारा नॉर्मल जो ब्लड फ्लो पूरी बॉडी तक होना चाहिए या हार्ट तक होना चाहिए, है ना। एक होता है हमारे हार्ट जब पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी तक करता है, दूसरा हार्ट की तरफ पूरा ब्लड आता है ना, इम्प्योर ब्लड। तो वहाँ जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो प्लग फॉर्मेशन में होना शुरू हो जाता है, तो ब्लड का जो नॉर्मल फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। और सिंगल विद वेसल डिजीज़ और डबल वेसल डिजीज़, ट्रिपल वेसल डिजीज़ हम उसे बोलते हैं, जो कि एंजियोग्राफी के रूप में पता करते हैं। इसका बेसिकली डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं कि जैसे सिंगल वेसल डिजीज़ हुआ तो डॉक्टर लोग स्टेंट डालते हैं, डबल वेसल डिजीज़ हुआ तो भी वो स्टेंट डाल करके टेम्परेरीली वो रिलीफ दे देते हैं। लेकिन एक प्रिकॉशन वो ज़रूर बोलते हैं कि आपका फैट का इंटेक जो है वो कम करो और फिज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करो। अगर टीवीडी हो जाता है, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो बाईपास सर्जरी करने के लिए वो सजेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में बेसिकली कुछ होता नहीं है, उनके हार्ट के जो मॉडिफिकेशन में होता है उसमें प्रॉब्लम्स होता है ना। जैसे कि रिमेटिक हार्ट डिजीज़ है, वॉल्व डैमेज हुए, उस तरीके का, तो उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एमआई उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब डाइटरी मैनेजमेंट एमआई माने जब हार्ट अटैक आता है जब भी पेशेंट को, तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं और हमारे डाइटिशियन के थ्रू क्या होना चाहिए। तो जैसे कि ना सबसे पहले इनिशियली जब पेशेंट आता है तो उसे नथिंग बाय माउथ पर रखा जाता है, कि कुछ भी उसे देते नहीं है, आईवी फ्लूइड के थ्रू उससे मैनेज किया जाता है। वो इसीलिए ताकि हार्ट जो है वो रेस्ट करे, जितना हार्ट रेस्ट करेगा उतना ही वो रिकवर होगा। इसमें आफ्टर 24 आवर फिर थोड़ा लिक्विड से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही लिक्विड से स्टार्ट करते हैं मतलब थोड़ा थोड़ा हार्ट को रेस्ट से थोड़ा इस मतलब इनिशिएट कराया जाता है। और उसके बाद भी जब वो टॉलरेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे आईवी फ्लूइड मेडिकेशन वगैरह चलते हैं, तब डेफिनेटली कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल भी होता है।
तो वो गैस्ट्रिक ट्रबल को रिलीज़ करने के लिए सबसे पहले इनिशियली लिक्विड से स्टार्ट करते हैं। अगर वो टॉलरेट होता है तो फिर सॉफ्ट डाइट पर लेकर आते हैं, बट हाँ डेफिनेटली उन्हें लो कोलेस्ट्रॉल, लो सोडियम डाइट, ताकि फ्लूइड का ओवरलोड नहीं हो। इसमें अगर अब हमें देखना है, और डेफिनेटली इस कंडीशन में डॉक्टर लोग डायूरेटिक ज़रूर देते हैं, क्योंकि जब भी एमआई होता है तो पेशेंट में कहीं ना कहीं फेस का फ्लफीनेस होता है, लेग पैडल स्वेलिंग होती है ना, कहीं ना कहीं स्वेलिंग होती है बॉडी में, हाथों में स्वेलिंग हमें देखने में ही दिख जाता है कि उसमें स्वेलिंग है। और डायूरेटिक डॉक्टर स्टार्ट करते हैं ताकि हार्ट भी रिलैक्स हो, उसमें कोई फ्लूइड ओवरलोड नहीं हो, प्लूरल इफ्यूजन नहीं हो, है ना, और न ही असाइटिस हो। तो इससे बैलेंस करने के लिए डॉक्टर लोग डायूरेटिक स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब भी डायूरेटिक स्टार्ट करते हैं डॉक्टर लोग, तो हमें सोडियम लेवल और पोटेशियम लेवल, ये दो चीज़ हमें ऑब्ज़र्व करनी है कि इसमें सोडियम पोटेशियम अगर डाउन होते हैं तो सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन हम उस समय हटा करके नॉर्मल डाइट देना है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनको एसआरडी, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट ही दे, बट हमें वो सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन हटा करके नॉर्मल सॉल्ट देना है, एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं देना है, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्ट देंगे फिर वो फ्लूइड ओवरलोड होगा। तो डेफिनेटली थोड़ा सोडियम लेवल को नॉर्मल करेंगे, और अगर सोडियम पोटेशियम नॉर्मल है तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन रहेगा। और उसके बाद में फूड जो हम सजेस्ट करते हैं कि इजीली डाइजेस्टेबल और च्यूएबल हो, क्योंकि ताकि हार्ट को जितना रेस्ट मिले, है ना, जितना हार्ट को रेस्ट मिलेगा उतना ही हमारा बॉडी का जितना मूवमेंट कम होगा उतना ही हमारा हार्ट रेस्ट करेगा। और इस चीज़ में कैफीन रिस्ट्रिक्टेड ज़रूर बोला जाता है, क्योंकि इनिशियली डॉक्टर्स लोग जो नोट करते हैं कि पेशेंट के ईसीजी में जब टी वेव इन्वर्जन आता है तो वो कैफ़ीन कंटेनिंग फूड से सबसे ज़्यादा आता है। तो डेफ़िनेटली हम लोग एमआई में फ्यू डेज़ के लिए कैफ़ीन कंटेनिंग फूड जैसे कि कॉफ़ी है, चॉकलेट्स है, वो हम रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बोलेंगे। अब है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में मतलब सीवियर इंजरी हार्ट मसल्स में होता है, हार्ट के मसल्स उसमें डैमेज होते हैं, और ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो हार्ट में होता है वो डिक्रीज होता जाता है। उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, चेस्ट पेन होता है, एक्सर्शन होता है, अरीमा होता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के। और इसमें कहीं ना कहीं बॉडी के टिश्यूज़, जो न्यूट्रिएंट जो बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंचने चाहिए वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट को भी हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक वो फ्लो करते हैं, माने ब्लड के थ्रू वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक वो पहुंचाते हैं। अगर वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट की भी डेफिशिएंसी होगी, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और एडिमा के कारण कई लोग ना माल न्यूट्रिशन की तरफ या अंडरवेट होते जाते हैं, और हार्ट बीट या तो फास्टर हो जाती है या फिर एनलार्ज हो जाती है ना, हार्ट भी कई बार एनलार्ज हो जाता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। अब डाइटरी मैनेजमेंट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या होता है, डेफिनेटली सबसे पहले फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है तो उनका एजिक्शन फ्रैक्शन जो है पेशेंट का वो कम ज़रूर होता है, या तो 45, 40, 45, 30, 35, 20 उससे भी कम भी होता है। तो ऐसी कंडीशन जब भी होती है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन उसमें मस्ट होता है, और उसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर करते हैं, और सॉफ्ट फूड कहा जाता है कि इजीली च्यूएबल, और स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पेशेंट को जब भी आपने नोटिस करा होगा कि जब भी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का पेशेंट होता है वो थोड़ा खाता है तो उसे एक्सर्शन होना शुरू हो जाता है ना, सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में उन्हें बोला जाता है कि इस थोड़ा थोड़ा खाओ और थोड़े थोड़े टाइम में खाओ।
तो उस कंडीशन में उनको स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील देते हैं और डायूरेटिक और सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। और उसमें भी सेम थिंग आएगा कि जैसे कि सोडियम लेवल और पोटेशियम लेवल देख के ही हमें वो रेस्ट्रिक्शन हटाना है, कहाँ लगाना है वो डिपेंड करता है ब्लड रिपोर्ट पर कि उनका सोडियम पोटेशियम लेवल कितना है। ठीक है। और इसमें जब हाइपोकैलेमिया अपसेट नहीं हो, क्योंकि जब पोटेशियम लेवल डाउन होता है तो उनका हार्ट बीट जरूर अपसेट होता है, या तो फास्ट हो जाता है या बहुत लो हो जाता है। तो हाइपोकैलेमिया कंडीशन में बचने के लिए और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी है तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि बनाना खिलाओ दिन में 2-3 बार, तो उसका पोटेशियम लेवल सबसे अच्छा बढ़ जाएगा। अगर बनाना है, ऑरेंजेस है, कैंटालॉप्स है ना, डेट्स है, फिग्स है, जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो हम, पाइनएप्पल वगैरह वो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो डेफिनेटली हम थोड़े सार फूड उन्हें बोल सकते हैं जो पोटेशियम रिच होते हैं। और अगर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होता है, अगर वो मान लो ओरली पानी नहीं दे ले सकता हो, तो उसकी जगह हम कोकोनट वाटर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं दिन में 2 या 3 बार। तो पानी की जगह जैसे कि कोई मेडिसिन वगैरह लेनी है तो वो कोकोनट वाटर से भी ले सकते हैं। और कई डॉक्टर पोटेशियम लेवल को इंक्रीज करने के लिए पॉटक्लोर मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखेंगे कि वाई हार्ट डिजीज़, क्या रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के। तो उसमें बेसिकली स्मोकिंग है, जैसे स्मोक करते हैं जो उनके लंग्स डैमेज होते हैं तो उसके कारण हार्ट भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। डायबिटीज़ है, इन्फेक्शन इन द सेंस कोई र्यूमेटिक फीवर हुआ है, र्यूमेटिक फीवर जब भी होता है तो उसके वॉल्व कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं, है ना। ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, पेरियोडोंटल डिजीज़ है, एज फैक्टर आ गया उसमें, जैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हार्ट कहीं ना कहीं डैमेज होना शुरू हो जाता है। और सबसे मेन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल है सबकी सेडेंटरी हो गई। फूड तो बहुत अच्छे से वो इनटेक करते हैं बट फिज़िकल एक्टिविटी इतनी नहीं रही। या फिर कोई वर्किंग पीपल भी होते हैं तो उनका वर्क प्लेस भी ऐसा है कि बैठे बैठे काम करना है, कंप्यूटर बेस्ड काम करना है, चलने फिरने का इतना काम नहीं है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर है जिससे हार्ट डिजीज़ होती है। अब हम थोड़ा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की तरफ जाएंगे। अब हम थोड़ा न्यूट्रिएंट की तरफ जा कर के हम समझेंगे कि क्या क्या हमें प्रिकॉशन रखने चाहिए फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे कि हमारे जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो में आते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फैट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। सिंपल शुगर, उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, शुगर हो गया, फ्रूट जूस हो गए, ब्राउन शुगर हो गया, हनी सिरप हो गया, है ना, कॉर्न सिरप, फ्रक्टोज, और मिल्क लैक्टोज हो गया, मिल्क, है ना, मिल्क में जो शुगर पाया जाता है लैक्टोज, वो सब हमारे सिंपल शुगर में आते हैं। और फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसमें रूट्स एंड ट्यूबर्स आ गए, है ना, जो कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में होता है, जिनके डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद में ये चीज़ें हम स्ट्रिक्टली इसलिए अवॉइड करवाते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स भी जो काम करते हैं। अब मैं थोड़ा बेसिक फंडा समझा रही हूँ कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी वर्कआउट करते हैं, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है ना, सब। तो वाइटल ऑर्गन्स भी कहीं ना कहीं वो कैलोरी को यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से फर्स्ट वो कैलोरी लेंगे, सेकंड प्रोटीन से लेंगे, देन थर्ड वो फैट से एनर्जी लेवल ले अपना कंज्यूम करने के लिए उसे यूज़ करते हैं। अगर मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट ही बहुत ज़्यादा लिया, है ना, मीठा वगैरह बहुत खाया, स्वीट खाया, आफ्टर लंच डिनर या कुछ भी हम मील लेते हैं उसके बाद भी स्वीट खाया, तो हमारा कैलोरी इनटेक बहुत हो जाता है। तो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ही इनफ होता है उन हमारे बॉडी ऑर्गन्स के जो भी एनर्जी कंजम्पशन के लिए। फिर प्रोटीन हमारे अदर ऑर्गन्स के रिपेयर सिस्टम में, नेल से ब्रेन, है ना, डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करना है, हेयर है ना, इन सब में ब्लड
ब्लड बनता है हमारे डेली रूटीन लाइफस्टाइल में, तो उन सब को बनने के लिए डेफिनेटली प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन का यूटिलाइजेशन वहाँ हो जाता है। और फिर लास्ट में आता है फैट। अब हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक ही बहुत हो गया, तो फिर फैट हमारा कहीं ना कहीं एडिपोज टिश्यूज़ में जा कर के जमा होना शुरू हो जाता है, जो कुछ समय बाद में प्लग फॉर्म में आर्टरीज में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो चीज़ थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के फॉर्म में है ना, बेसिकली वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जो हाईएस्ट चॉइस होती है। फिर उसके बाद में जो है कैंसर, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, ये जो है उसमें लेट्यूस और ब्रोकली लीव्स हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो ले, तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो कम करेगा ही, ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा, कैंसर को भी कम करेगा, साथ ही साथ हमारे जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उन डिजीज़ को भी कम करने में ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसका रोल होता है। और लो फाइबर एग्जाम्पल जिसमें कम कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें है ना, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आ गए, पोटैटोज़ है, स्वीट पोटैटोज़ है, राइस है, बनाना है, तो ये सारे उसके एग्जाम्पल्स है। अब फैट में हमारे है ना 2 टाइप के फ़ैट होते हैं, फैट सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट जो कि मोस्टली फैक्टर होते हैं जो कि हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, ट्राइग्लिसराइड को इंक्रीज़ करते हैं, तो हमें डेफिनेटली ये चीज़ थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, है ना। जो कि हमारे फैट जैसे कि घी, बटर है, चीज़ है, घी है, ये सब उसमें आता है। दूसरा एनिमल फैट मोस्टली जो कंटेनिंग प्लांट सोर्स से जो हमें मिलता है फैट, वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को, उसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेन नहीं होता है। और सेकंड थिंग, जो एनिमल सोर्सेज जो है जैसे कि एग है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है ना, बीफ है, मीट है, पोल्ट्री है, जितने भी है ना, फिश है, ये सारे जितने भी एनिमल सोर्सेज है वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल रिच होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का भी कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हम जब ह्यूमन बीइंग जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं आ जाता है। और दैट्स वाई कि हम जब भी डाइटरी प्रिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि नॉनवेज स्टॉप करो। वाई स्टॉप नॉनवेज? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, और जबकि प्लांट सोर्स को हम इंक्लूड करने के लिए बोलते हैं, है ना, जैसे कि ऑयल है, बटर है, नेचुरल घी, उसे भी हम थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो एनिमल सोर्सेज से आता है। और ऑयल्स को हम हमेशा बोलते हैं कि वेलकम करो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं होता है या फिर बहुत मिनिमल अमाउंट में होता है। अब हाई कोलेस्ट्रॉल फूड कौन कौन से है उसका लिस्ट देखो दिया गया है कि बीफ का ब्रेन है, लैम्प का ब्रेन है ना, लीवर है, एग यॉक है। अब देखो, हम एक लार्ज एग जो होता है उसके अंदर 215 माने 215 mg कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर होता है, और हमारा डेली अलाउंस कितना होता है? लेस देन 300। अब मान लो कोई व्यक्ति 2 अंडे रोज के खा रहा है, तो माने जितना हमारा RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है, उससे तो कहीं गुना ज़्यादा वो कोलेस्ट्रॉल एक दिन में ही कंज्यूम कर रहा है ना। जबकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने क्या बताया है? लेस देन 300 mg हमारा कोलेस्ट्रॉल इंटेक होना चाहिए। इसीलिए एग को हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि खाना है एग, बहुत कोई खाता है तो हम उसे बोलते हैं कि बॉइल्ड एग वाइट खाओ 1 फॉर अ डे। अब मूफा पूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बोथ थिंग्स ऐसी है जो कि हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने में हेल्प करती है ना।
देखो अब इसमें ना जैसे जो कोलेस्ट्रॉल मूफा पूफा में जो होता है, ये दोनों जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने में हेल्प करता है। इसीलिए रिप्लेस हम करवाते हैं कि सैचुरेटेड फैट की जगह आप लोग प्लांट बेस्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यूज़ करो, है ना। उसमें सारे ऑलिव ऑयल्स आ गए, ऑलिव ऑयल्स आ गए उसमें, है ना। नट्स आ गए कुछ, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स है, उसका हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। अब उसमें देखो फिश ऑयल आ गया जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच है। और फैटी एसिड रिच उसमें फिश में भी कौन सी, सालमन है, हेरिंग है, फिश ऑयल है ना, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि ये है भले एनिमल सोर्स, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और फ्लैक्सीड ऑयल है, फ्लैक्सीड है, कई लोगों को हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि फ्लैक्सीड ऐसे ही सेक करके खाओ, या फिर उसे मुखवास के तौर पर रोज़ 1 टीस्पून सुबह शाम ऐड करो अपने डाइट में। या फिर कई बार हम बोलते हैं कि कोई च्यू नहीं कर पाता है तो उसका पाउडर फॉर्म कर दो और घी में, नहीं सॉरी, बटर मिल्क में या फिर दही में ऐड करके वो वैसे वो खा सकता है, या फिर सैलड्स में स्प्रिंग करके भी वो लोग यूज़ कर सकते हैं फ्लैक्स सीड्स को। अदर डाइटरी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो है अदर सोर्सेज, उसमें आलमंड है, वॉलनट है, कनोला ऑयल्स है, सोयाबीन ऑयल है ना। ये सारे सोर्सेज हैं जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच हैं, जो हम बोलते हैं कि अपनी डाइट में कहीं ना कहीं आप इंक्लूड करो, क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने में हेल्प करता है और एचडीएल लेवल को इंक्रीज़ करता है। डेफिनेटली हमारा जितना एचडीएल बढ़ेगा उतना ही हमारा एलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, वो उतना ही वो डाउन होगा। अब आता है सोया। सोया हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे फर्स्ट थिंग कि सोया फाइबर रिच होता है, विटामिन रिच होता है, मिनरल रिच होता है, और इसमें सैचुरेटेड फैट और टोटल फैट वो भी लो लेवल में होता है ना। सोयाबीन का आप ऑयल भी निकालोगे तो ज़्यादा नहीं निकलेगा, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि सोया को भिगा करके उसकी स्किन हटा करके उसे एज अ सैलड यूज़ करो, या फिर ऐसे ही स्प्राउट बना के भी खाओ। उसका स्प्राउट आज तक कभी होता नहीं है, लेकिन हाँ बॉयल करके भी आप ले सकते हो, या फिर रात भर ओवरनाइट सोक करके सुबह आप उसे हल्का सा बॉयल करके स्किन को हटा करके स्पेशली यूज़ करो, क्योंकि उसके स्किन के नीचे ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है जो प्रोटीन को एब्जॉर्ब होने में इनहिबिट करता है। इसीलिए बेसिकली उसकी स्किन को ज़रूर हटाओ। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें फाइटोस्टेरॉल है जो कि ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो एब्जॉर्प्शन होता है उसे वो इनहिबिट करने में वो हेल्प करता है, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा। इसीलिए सबसे अच्छा कंटेंट इसमें ये है कि इसमें फाइटोस्टेरॉल्स बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अब टू लोअर ट्राइग्लिसराइड, अब देखो अब इसमें थोड़े टिप्स दिए गए हैं कि हम अपने ट्राइग्लिसराइड को किस तरीके से हम कम करें। तो डेफिनेटली हमारी लाइफस्टाइल जो होना चाहिए बहुत एक्टिव होना चाहिए। हम जो खा रहे हैं, कितना भी हम कैलोरी हम लोग इनटेक करते हैं तो उतना हमारा फिज़िकल एक्टिविटी भी होना चाहिए। डेफिनेटली हमारे अदर ऑर्गन्स तो उस एनर्जी को यूज़ करते ही हैं, लेकिन जितना हमने खाया, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी भी, हमारा इंटरनल ऑर्गन्स उतनी कैलोरी को यूटिलाइज नहीं करते जितना कि हम फिज़िकल एक्टिविटी करके हम करते हैं। और इसके लिए बोला गया है कि जब भी आप फिज़िकल एक्टिविटी करो एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, और जब फिज़िकल एक्टिविटी आपकी फिनिश हो जाए तो उसके हाफ एन आवर तक कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके 1 आवर तक भी हमारी बॉडी उस कैलोरी को यूज़ कर रही होती है। हमारे और जो टिश्यूज़ होते हैं वो 1 आवर तक वो एक्टिवेट होते हैं और एनर्जी को वो कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं, बर्न करते रहते हैं। इसीलिए 1 आवर तक कुछ भी खाने के लिए मना करते हैं। उसका रीज़न बेसिकली यही होता है। ईट अ हेल्दी डाइट,
लो इन सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। अब देखो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट किस में होता है, बेसिकली बेकरी प्रोडक्ट्स है ना, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर जो दिखता नहीं है, बिस्किट्स है, ये सारे ट्रांस फैट रिच है ना। जितने भी खारी आ गए, फरसी पूरी हो गई जो दिखती है, फैट जिसमें दिखता नहीं है लेकिन हम बोलते हैं इसमें कहाँ फैट है, ये तो एकदम नेचुरल है, लेकिन उसके अंदर कितना ट्रांस फैट होता है वो लेटरी स्टेज में पता चलता है जब बाईपास की बारी आ जाती है तब। और फिर यूज़ लो फैट डेयरी प्रोडक्ट और चीज़। डेफिनेटली हम जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए बोलते हैं तो हम उसमें बोलते हैं कि अमूल गोल्ड का दूध यूज़ नहीं करो, भैंस का दूध यूज़ नहीं करो, अमूल शक्ति है, अमूल ताज़ा है, गाय का दूध है, टी स्पेशल मिल्क है, वो आप यूज़ करो, है ना। प्रिम विजिबल फैट फ्रॉम मीट। हाँ, अब इसमें जैसे कि विजिबल फैट, जैसे कि ना कई लोग मीट बनाते हैं, है ना, मीट फिश जो बनाते हैं ग्रेवी के फॉर्म में जो बनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऊपर तैरता हुआ दिखता है फैट। वो ऊपर तैरता हुआ है विजिबल, लेकिन फिर भी हम टेस्ट के लिए हम उस ग्रेवी को खा रहे हैं, तो वो हमें अवॉइड करना है। एंड सेकंड थिंग कि जब हम सब्ज़ी कोई बनाते हैं, है ना, कोई भी सब्ज़ी हम घर में जो बनाते हैं, तो उसमें जब हम वो सब्ज़ी बनती है, एक तो अगर ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनी है तो उसमें तेल ऊपर तैरता हुआ दिख जाएगा, और अगर सूखी सब्ज़ी बनी है उसका ऑयल, अगर हम कटोरी को हम खाली करेंगे, उसके तले में कितना ऑयल लगा हुआ है वो हमारा एक्स्ट्रा फैट है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो हमें वो फैट जो विजिबल है उसे हमें कट करना है। इंक्लूड फाइबर रिच फूड, उसमें होल ग्रेन्स हो गए, नट्स हो गए, ओटमील हो गए, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सैलड्स है, स्प्राउट्स है, ये हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। लिमिट शुगर इनटेक सच एज शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, है ना, जैसे कि नॉर्मल शुगर तो जो हमें ग्लूकोज है, चीनी है, गुड़ है, शहद है, ये तो है ही, लेकिन शुगरी हम जो फ्रूट जूसेस पीते हैं उसमें होता क्या है कि शुगरी फ्रूट जूस तो हमने लिया, लेकिन उसमें जो उसका जो फाइबर कंटेंट जो होना चाहिए, जो मेन थिंग है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ग्लूकोज लेवल को डाउन करने में जो हेल्प करता है, वो काम की चीज़ तो हमने निकाल दी, और रहा बाकी कैलोरी, और उसमें भी शुगर सिरप ऐड करके वो लोग जूस देते हैं। अगर आप टेट्रा पैक वाला जूसेस भी लेते हो तो उसमें रीड करा होगा उसके लेबल पर एडेड शुगर, कि माने उस वो जो है जूस का जो पैकेट है उसके अंदर और शुगर ऐड किया गया है, तो वो चीज़ भी रिस्ट्रिक्ट करनी है। लिमिट अल्कोहल को भी हमें अवॉइड करना है। इंक्लूड ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड लाइक आलमंड है, वॉलनट है, फ्लैक्सीड ऑयल है, फिश ऑयल है, ऑलिव ऑयल्स है, वो सब हमें इंक्लूड करना है ना। डू नॉट ओवर ईट, सबसे अच्छा पॉइंट है ये कि ओवर ईट कभी नहीं होना चाहिए। अब इसका मैं बेसिक फंडा में ये बताती हूँ। जैसे कि बहुत कॉमनली यूज़ होता है कि जब हम जार में हम कुछ पीसते हैं, है ना, कोई भी फ्रूट्स है या फिर कोई भी चीज़ हम पीसते हैं, उसे हम पूरा भर के हम पीसे तो वो पीसने में नहीं आएगा, है ना, वो नीचे नीचे ही पिसेगा और ऊपर का ऐसे ही रह जाएगा बिना पिसा हुआ। अब सेम थिंग हमारे स्टमक के लिए अप्लाई करते हैं। अगर हम बहुत ओवर ईट करते हैं तो कभी देखा होगा कि हमारा खाना ऊपर की तरफ आ रहा है कि अरे आज तो गले तक खाना खा लिया, तो वो ओवर ईट भी नहीं होता है। अब हम अपनी हेल्दी, हम कैसे जज करें कि हमारा ओवर ईट नहीं हो। हमारा बॉडी खुद हमें कहीं ना कहीं एक इंडिकेट देता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने पर हमें डकार आती है, फिर लगता है कि पेट नहीं भरा, लेकिन पेट उस समय भर चुका होता है, बॉडी ने हमें इंडिकेशन दे दिया है, और हमारा स्टमक फुल, वहीं पर आप स्टॉप कर दो, आपकी थाली में जो है वो आप फिनिश ऑफ करो, और अपनी थाली में उतना ही लो जितना आपका जो
रूटीनली आप जितना लेते हो, जितना आपको पता चल जाता है कि मेरा भूख 2 रोटी से फिनिश होगा या 3 से, उतना ही। और आयुर्वेदा कहता है कि आप जब भी खाना खाते हो, मान लो आपकी भूख 4 रोटी से मिटती है, तो 1 रोटी आप उसमें से कम कर दो, तो आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत हेल्दी और आपका स्टमक टमी कभी भी ओवर ईट नहीं होगा, कभी भी आपको गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होगा, वर्ब्स नहीं आएंगे, कभी भी खाना ऊपर तक नहीं होगा, बर्निंग सेंसेशन वो सब नहीं होगा। तो ये डू नॉट ईट, ओवर ईट। उसके बाद कीप अ हेल्दी वेट। हेल्दी वेट को हमें मेंटेन करके रखना है। डेफिनेटली हमारा इनटेक आउटपुट दोनों बराबर होना चाहिए। एक तो हो गया हमें ओवर ईट नहीं करना है, दूसरा हमें फिज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। हमारा जो वेट है, हमारा जो हाइट वेट के अकॉर्डिंग हमारा जो बीएमआई होना चाहिए, हमारे बॉडी मास इंडेक्स, वो WHO ने फिक्स करा हुआ है 20 to 25 के बीच में होना चाहिए। मैं बोलती 20 to 23 के बीच में रखो, ये आपका हेल्दी वेट होगा, हेल्दी वेट। ठीक है, अब यहीं तक ही हमें मेंटेन रखना है। हमें अपना बीएमआई पता है कि मेरा 22 है, इतने वेट पर अगर 2-3 किलो और बढ़ जाएगा तो वो एक और हमारा बीएमआई इंक्रीज़ होगा, तो वो हमें वो वाला वेट हमें मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और बहुत सिंपली मैं बताऊँ, आपकी जितनी हाइट है इन सेंटीमीटर्स, उसमें से 100 माइनस कर दो, तो उतना आपका आइडियल बॉडी वेट होगा, तो उतना हमें मेंटेन करके रखना है। एंड फॉर फीमेल 105, 105 माइनस करो तो वो आपका हेल्दी आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, तो उतना मेंटेन करके रखना है। आता है हाउ टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब उसमें हमें क्या करना है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए? डेफिनेटली हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इंटरनली वो कभी बर्न नहीं होता है ना? तो उसके लिए हमें फाइबर इंक्लूड करना पड़ेगा सबसे पहले अपनी डाइट में। उसमें होल ग्रेन्स हो गया, पल्सेस हो गया, होल पल्सेस है, और फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, यही सब हमें इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। और ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड जो कि 150 से 200 mg पर वीक हमारा इनटेक होना चाहिए, वो हमें मेंटेन करके रखना है। जो कि हम लोग बोलते हैं कि आलमंड, वॉलनट वगैरह नट्स वो अपनी डाइट में इंक्लूड करो, फ्लैक्स सीड्स को इंक्लूड करो, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही सब हमें फॉलो करना है। नट्स फॉर हेल्दी फैट, है ना, उसमें फाइबर है, मुफा फूफा है, विटामिन ई है, सेलेनियम जो कि 1.5 आउंस पर डे हमारा इंटेक होना चाहिए, तो वो हमें मेंटेन करके हमें रखना है। अब आता है प्लांट स्टेरॉल्स और फाइटोस्टेरॉल्स। अब देखो, अब इसमें क्या है, बहुत सारे फूड फोर्टिफाइड होते हैं जो प्लांट स्टेरॉल्स और फाइटोस्टेरॉल्स से होते हैं, जो कि सबसे नेचुरल कंटेंट होता है। बेसिकली स्टेरॉल्स और फाइटोस्टेरॉल्स का रोल ये होता है कि हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसके एब्जॉर्प्शन को वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो एब्जॉर्ब ही नहीं होने देंगे। जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारी डाइट में हमें इंक्रीज़ करना है ना। तो बेसिकली जो फाइटोस्टेरॉल बेसिकली प्लांट सोर्स में ही मिलता है, जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, नट्स है, होल ग्रेन्स है, जो कहीं ना कहीं हम लोग खाते ही हैं। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हमने नोटिस करा होगा कि पहले के ज़माने में लोग कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करते थे, है ना, प्योर ऑयल। उनको कभी हार्ट डिजीज़ नहीं होती थी, कभी भी उनके नी रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता था, जॉइंट पेन उन्हें कभी नहीं होता था। रीज़न ये है कि कोल्ड प्रेस ऑयल में सबसे ज़्यादा फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं, है ना। अब जब वो ज़्यादा लेते हैं तो उनमें कभी भी हार्ट डिजीज़ नहीं होती थी। और अभी हम जब नोटिस करते हैं, अभी कई लोग पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि मैं इतना मतलब हेल्दी हार्ट वाला ऑयल लेता हूँ, डबल रिफाइंड ऑयल लेता हूँ, फिर भी मेरा हार्ट डिजीज़ क्यों हुई मुझे। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप ऑयल लेते हो तो कोल्ड प्रेस ऑयल को ज़्यादा यूज़ करो,
क्योंकि डबल रिफाइंड ऑयल में वो फाइटोस्टेरॉल्स और स्टेरॉल सब रिमूव हो जाते हैं, जिसके कारण हार्ट डिजीज़ अभी बढ़ रही है, जो कि हम नोटिस भी करते हैं। छोटे बच्चे को भी देखोगे, जैसे यंगस्टर्स होते हैं, कार्डियक अरेस्ट हुआ, एक्सपायर हो गया। क्यों? पता ही नहीं चला कब उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि फाइटोस्टेरॉल्स और आजकल की लाइफस्टाइल भी ऐसी हो गई कि सब पिज़्ज़ा बर्गर वही खाने में सब बिजी रहते हैं। सबका जो जो हेल्थ, उनका जो फाइबर इनटेक है वो उनके अंदर नहीं है, तो फिर कहाँ से उनको स्टेरॉल्स मिलेंगे? तो कोल्ड प्रेस ऑयल, और मैं तो बोलती हूँ कि जितने भी ऑयल है उनकी एक लिस्ट बनाओ और हर महीने एक एक ऑयल यूज़ करते रहो, चेंज योर ऑयल अल्टरनेटिवली। तो उससे हमें सारे फैटी एसिड्स मिल जाएंगे, उसमें फाइटोस्टेरॉल्स स्टेरॉल सब कुछ उसमें मिल जाएगा। हाँ, स्टेरॉल्स फाइटोस्टेरॉल्स कभी भी उस एनिमल सोर्सेस में नहीं होता है, ये केवल प्लांट्स में ही होता है, जो हमें इंक्लूड करना है। अब 10 रूल फॉर गेट अ हेल्दी हार्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन से 10 रूल्स हैं जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहे। तो उसमें है सबसे, बैलेंस योर कैलोरी इनटेक विथ फिजिकल एक्टिविटी, है ना। सेम आ गया कि जितना हम खाते हैं उसे हम यूटिलाइज करें, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी होनी चाहिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो है ही, लेकिन आधा पौना घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करो, चाहे साइकिलिंग करो, चाहे स्विमिंग करो, चाहे डांसिंग करो, चाहे योगा प्राणायाम करो, कुछ भी करो, लेकिन हाफ एन आवर हमारा एक फिज़िकल एक्टिविटी का हमारे डे का इतना टाइम निकालो, ताकि हमारा इनटेक और आउटपुट दोनों बैलेंस में रहे, कभी भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में नहीं जमने पाए। दूसरा, ईट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सीजनल फ्रूट्स के लिए मैं बोलूँगी, क्योंकि अभी क्या है कि इतने सारे ग्रोथ हार्मोन्स 12 महीने सारे फ्रूट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली सारे फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट को यूज़ करो जो कि नेचुरली हमें मिलते हैं। तो जितना हम सैलड्स वगैरह फ्रूट्स हम लोग कच्चा खाएंगे, वो उतना ही हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारा हार्ट उतना ही हेल्दी रहेगा। चूज़ होल ग्रेन्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। होल ग्रेन्स माने जैसे कि ओट मील हो गया, दलिया हो गया, है ना, होल पल्सेस हो गए, होल सीरियल्स हो गए, है ना, कटोल जो हम बोलते हैं, साबुत दालें, साबुत अनाज जो हम यूज़ करते हैं, मोटा अनाज यूज़ करो। हम रोटी भी बनाते हैं तो बिना चने आटे की यूज़ करो, ताकि फाइबर हमारा इनटेक और इंक्रीज़ हो। चूज़ हेल्दी प्रोटीन्स। हेल्दी प्रोटीन, उसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आ गए। एक तो सारे मिल्क का मैंने बता दिया, लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हमें यूज़ करना है, और उसका ही दही दूध जो भी हमें यूज़ करना है उसी का हमें यूज़ करना है। एग अगर कोई खाता है तो एग वाइट, बॉइल्ड एग वाइट आप चूज़ कर सकते हैं, है ना। यूज़ लिक्विड प्लांट ऑयल, है ना, जैसे कि कोई सा भी प्लांट ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है ना, सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, कोई सा भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, बट प्लांट बेस्ड ऑयल, डोंट यूज़ दैट एनिमल बेस्ड फैट। चूज़ मिनिमल प्रोसेस्ड फूड, है ना। प्रोसेस्ड फूड सबको पता है, फास्ट फूड वगैरह कितने हैं, पिज़्ज़ा बर्गर बेकरी प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं, उन सब को हमें मिनिमल करना है। हम ये नहीं बोल रहे कि कट डाउन करो, लेकिन मिनिमम करते जाओ और हेल्दी फूड को इनटेक बढ़ाते जाओ, तो आपका हार्ट हेल्दी हो जाएगा। मिनिमाइज योर इनटेक ऑफ फूड्स, है ना, अपने फूड का जो इनटेक है उसे मिनिमाइज करना है, माने ओवर ईट नहीं करना है। ड्रिंक विथ एडेड शुगर, वो भी मिनिमाइज करना है ना, जैसे कि फ्रूट जूसेस हो गए, टेट्रा पैक वाले जूसेस हो गए, रियल के जूसेस हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, वो चीज़ हमें मिनिमम करना है। चूज़ और प्रिपेयर अ लिटिल और नो सॉल्ट। नो सॉल्ट इसीलिए उन कंडीशन में है जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, या फिर किडनी डिजीज से भी वो सफ़र हो रहे हैं,
तो उसमें कई कंसल्टेंट नो विदाउट सॉल्ट फूड का प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन लेस सॉल्ट यूज़ करो, दैट इज़ इनफ। हाँ, लेकिन सोडियम पोटेशियम लेवल अपना देखते रहो, अगर डायूरेटिक लेते हैं तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है। एंड यूज़ गाइडलाइन, जैसे कि हम जब भी बाहर जाते हैं डाइंग के लिए तो एक गाइडलाइन यूज़ करो। जैसे कि हम जब भी बाहर आउटसाइड फूड के लिए हम जाते हैं तो बोलते हैं एक प्लेट में हाफ पोर्शन आपका प्रोटीन का होना चाहिए, 1/4 आपका सीरियल्स होना चाहिए, बाकी का रेस्ट ऑफ सैलड्स एंड फ्रूट्स। उससे आप अपनी प्लेट भरो तो वो थोड़ा अच्छा हेल्दी फूड होगा, ठीक है। और ग्रेवी वाला पार्ट थोड़ा अवॉइड करो। थैंक यू। अच्छा।